अटल रहे तू बस अपने फैसले पर, चलता रहे मत रख नज़र फासलों पर, मंजिल मिलेगी ज़रूर तुझे तू बस टिका रहे अपने हौसले पर। आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से गहरा रिश्ता है। उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा से भरा हुआ है। पिता शुरू से डिप्रेशन के शिकार थे। 12th के एग्जाम के समय ही पिता पूरी तरह से बेड रेस्ट पर रहे। माँ ने नौकरी कर पाला और जिनका मानना है कि ग्रीट, परसिवनेंस और डिसिप्लिन यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत स्वागत करता हूं मैं 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी मयंक गुर्जर साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू आदित्य। शुरुआत सर मैं इंदौर के उस स्लम एरिया से करूंगा जहां पर आपका जन्म हुआ सर। उस स्लम एरिया में पढ़कर वहां से बड़े होकर आप यहां तक पहुंचे हैं सर। विश्वास शायद घर वालों को भी नहीं रहा होगा, आपको भी नहीं रहा होगा कि यहाँ तक आप पहुँचे सर। इंदौर के उस मूसा खेड़ी जगह से शुरुआत मैं करना चाहूँगा सर। कैसी शुरुआत रही वहाँ से, स्कूलिंग कहाँ से हुई और उसके बाद इंदौर के बाद का सफ़र तो मैं बाद में जानूँगा, पहले मूसा खेड़ी से ही शुरुआत करते हैं सर। जो मूसा खेड़ी जो एरिया है वो काफ़ी स्लम टाइप एरिया है। मोस्टली वहाँ पे लेबर क्लास रहता है। तो उसी एरिया में मेरे जो पिताजी थे वो 1990 के करीब शिफ्ट हुए। उसके बाद में 1995 में जब मेरा जन्म हुआ उस टाइम से हम लोग वहीं पर हैं। बेसिक जो स्कूलिंग थी जो नर्सरी से सेकंड क्लास तक का हो गया वो उसी एरिया में हम लोगों ने किया। एक न्यू ओपसली कृष्ण स्कूल करके था, वहीं पे पढ़े। उसके बाद में सेकंड क्लास में स्कूल चेंज किया, लेकिन शायद घर वालों को वो स्कूल भी ठीक नहीं लगा, तो फिर से वो जो पुराना स्कूल था उसी में डाले। तो सेकंड क्लास 2 बार पढ़ लिया। तो क्लास 5th तक की जो पढ़ाई थी वो उसी स्कूल से करी। उसके बाद में फिर जो बाकी स्कूल्स थे, क्लास 5th के बाद में सन्मति स्कूल था CBSE, उसमें गए। और उसके बाद में फिर एक और स्कूल चेंज किया क्लास 8th में, और फिर क्लास 12 तक वहीं पे मोस्टली पढ़ाई करी। 5वीं तक जितना मैं आपके बारे में जाना है सर, MP बोर्ड से आपने 5वीं तक रहा, फिर 6 से शायद CBSE आपने अडॉप्ट किया। 5th तक बहुत ज़्यादा इंग्लिश पर कंसंट्रेशन रहता नहीं सर। मैं खुद छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ा तो मुझे मालूम है वो प्राथमिकता रहती नहीं है इंग्लिश की। लेकिन जब CBSE में आप जाते हैं तो बहुत पूरा जीवन ऐसा लगता है कि पूरी स्कूलिंग परिवर्तन हो गया बिल्कुल अपने आप, क्योंकि हिंदी मीडियम से एकदम इंग्लिश मीडियम। और मैंने सुना है कि उस दौरान मिड टर्म सप्लीमेंट्री भी आ गई थी आपको। क्या था सर पूरा वाक्य? एक्चुअली ऐसा था कि क्लास 5th तक अगर आप देखेंगे अमूमन तो स्कूल में, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी हैं लेकिन MP बोर्ड है, तो वहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है अंग्रेज़ी के ऊपर। और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस हो गया सब, तो वो मोस्टली उसी पे चलता है कि आपको क्वेश्चन आंसर टाइप याद करवा दिए हैं, आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन जब मैं क्लास 6 में दूसरा स्कूल चेंज किया, अब CBSE स्कूल था और उस टाइम पे वो रेप्यूटेड स्कूल था। तो अब जब वहाँ पे इस स्कूल में गया तो स्टार्ट में दिक्कत आई कि जब टीचर्स अंग्रेज़ी में ही बात कर रहे हैं पूरा, तो उनको कैच करने में दिक्कत। अब इंग्लिश टीचर अब आके इंग्लिश में बात किया है तो उसको कैच करने में दिक्कत आ जाती थी। फिर आसपास वालों से पूछते रहता था क्या बोल रहे हैं। वैसे साइंस में भी हुआ, तो इसी कारण शायद तक कम्युनिकेशन गैप था और ख़ुद को भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए फिर जब 6th में जब मिड टर्म हुआ उसमें साइंस में सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री आने के बाद में काफ़ी डर भी था, क्योंकि अमूमन जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि स्कूल चेंज करेंगे और बच्चा फिर सप्लीमेंट्री ले जाएगा। बट इट वॉज अ लर्निंग फेज़। काफ़ी कुछ सीखने को मिला जब सप्लीमेंट्री आई उसके बाद में कि ठीक है, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि दुनिया आपके लिए नहीं बदलेगी, आपको बदलना होगा कि आप दुनिया में फिट हो जाएं। 11th में मैथ्स बैकग्राउंड आपने शुरुआत की सर। क्या मैथ्स बैकग्राउंड लेने के पहले ये तय मान लिया था आपने दिल से कि यूपीएससी ही सेलेक्ट होना है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है? यूपीएससी की जो बात है वो उतना क्लियर नहीं था, बट मुझे जहाँ तक आखिरी इंसिडेंट याद है, क्लास 5वीं में इंदौर में चुनाव चल रहे थे। उस टाइम पे जो कलेक्टर SP का जो उद्बोधन होता है या फिर उनसे जो बातचीत होती है, मीडिया का काफ़ी इंटरेक्शन होता है, तो वो एक इंटरव्यू मुझे नॉर्मल से एक इंटरव्यू याद था, एक ब्रेकिंग याद थी मुझे। तो जब से मुझे शायद पता था कि ऐसा कुछ होता है। बचपन में पिताजी ने घर में जो हॉल है उसमें जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, पुराने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उन सबके फ़ोटोज़ लगा के रखे थे। तो वहाँ से शायद वो इनहेरेंटली छुपाते कहीं दिमाग में वो बात थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ होता भी है। पर जब क्लास 11th में गया तो उस टाइम पे उतना क्लियर नहीं था वो, पर वो दिमाग में था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यही सोचते हुए इंजीनियरिंग करा कि शायद किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, अगर किसी अच्छे कॉलेज में, तो वहाँ से शायद अच्छा एक्सपोजर मिले और चीज़ें सीखने को मिले। तो ये सोचते हुए फिर मैथ्स लिया कि मैथ्स ऐसा स्ट्रीम है जहाँ से आप कहीं भी जा पाएंगे, इसलिए इंजीनियरिंग लिया। सर 11th की जब आप कोचिंग कर रहे थे JEE के लिए, तो पिता की जॉब शायद छूट गई थी। क्या वाकया था सर? क्योंकि ऐसे समय में चूँकि ऐसी कोई जॉब भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अर्निंग होती हो, और ऐसे समय में पिता की जॉब छूट जाना, जब करियर का वो सबसे महत्वपूर्ण दौर होता है आपका, 10th के बाद जब 11th जाते हैं, इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर रहे थे, JEE की तैयारी कर रहे थे,
आईआईटी चाहते थे आप, कोई अच्छी ब्रांच आपको मिले, आईआईटी का कोई अच्छा कॉलेज मिले, क्या वाकया हुआ था सर उस समय? एक्चुअली जैसे आपने बताया स्टार्ट में कि मेरे पिताजी स्टार्ट से उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, थोड़ा डिप्रेशन की इशू थे, साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो उस चीज़ की वजह से वो कंटिन्यूसली मेडिकेशन पर रहते थे और वो बहुत काफ़ी हाई पावर मेडिकेशन था। उस चीज़ की वजह से आखिर में आते आते क्लास 11 में जब मैंने एडमिशन लिया कोचिंग के लिए, तो उस टाइम पे उनकी तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हुई और उसके बाद से फिर उनका जॉब छूट गया क्योंकि वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे आ चुके थे। फिर जो बचे हुए जो 2 साल थे 11th और 12th के, उसमें वही रहा कि हम लोग कुछ टाइम हॉस्पिटल में बिताते थे, कुछ टाइम घर पे, क्योंकि उनकी तबीयत किसी भी मोमेंट पे सीरियस हो जाती थी और वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल में रखा तो ठीक हो गया, हमें लगता था ठीक है अब ठीक हो चुके हैं तो वापस ले आते, तो यही चलता रहा। तो उस चीज़ की वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं क्योंकि अब ऐसे में जब आपका जो मेन अर्निंग मेंबर है घर का, अगर वो बेड पे है तो आप भी समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्टी होता होगा। पर उस टाइम पे जो मेरी माता जी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि जब मैं क्लास 6th में था, अराउंड 6-7 में, उसी टाइम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जॉब करना, क्योंकि स्कूल चेंज करी थी तो फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, तो पापा का सपोर्ट करने के लिए। तो क्योंकि पापा ने उनको सिखा भी दिया था कि अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो कम से कम आप हमेशा रहेंगी और उसको पढ़ाने में मदद करेंगी। तो उस टाइम पे फिर मम्मी ही थे जिन्होंने संभाला और मैंने कोशिश करी कि मैं जितना हेल्प कर सकूँ मम्मी का, बट मम्मी थे जो मुझे और पापा हम दोनों को संभाल रहे थे। 11th में ऐसा भी दौर आया था जब पिता 1 महीने अस्पताल, 1 महीने घर, 1 महीने अस्पताल, 1 महीने घर। बहुत मुश्किल होता है सर करियर के उस दौर पर, जब आपको मालूम है कि वो साल कितने महत्वपूर्ण है, वो एक एक सेकंड कितना महत्वपूर्ण है ऐसे समय में, क्योंकि पिता को भी देखने की जवाबदारी आपके पास है, अस्पताल भी लेकर जाना है, घर में भी देखना है। वो वक्त याद आता है आज भी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब मैंने यूपीएससी किया है तो वही एक मोटिवेशन है मेरा। जो दिक्कतें शायद मैंने उस टाइम पे देखी, पापा को जो जिन सिचुएशंस में देखा उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस चीज़ को भूल गया तो फिर कोई काम नहीं कि मैं अफ़सर बन के क्या कर लूँगा, क्योंकि अफ़सर बनने का मोटिवेशन ही वहीं से था कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँगा। तो मेन मोटो अफ़सर बनना नहीं था कभी भी, वो था लोगों की मदद करना, और वो शायद वही जो चीज़ें हैं वही मुझे याद दिलाती हैं बार बार उन चीज़ों को। डिफ़िकल्ट तो काफ़ी रहता है क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम पूरा छिन चुका होता है, आपको मेंटेन करना है। अगर आप उस टाइम पर घर में आप 2 ही लोग बचे हैं और अगर आप लोग आपस में स्ट्रांग नहीं रहे, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे, अगर आपने अपना मोरल डाउन होने दिया तो फिर पूरा घर बिखर जाता है। तो इसमें मैं अपनी माता का ही थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने कभी भी मोरल डाउन नहीं होने दिया, कितने भी इश्यूज़ आए, और साथ में मेरे पिताजी का भी, क्योंकि आखिर में आखिर समय में भी उनका बस यही कहना था मम्मी को कि आपको भले ही घर बेचना पड़ जाए, आपको पूरा प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाए, पर आप इसको पढ़ाएंगे। ये उनके लास्ट वर्ड थे और वही उसी चीज़ को लेकर शायद हम लोग चल रहे हैं, मम्मी और मैं। 12th जब बोर्ड था तब, उसके पहले थोड़ा चलता हूँ, जब पापा शायद एमवाई अस्पताल में आप लोगों ने भर्ती कराया था, अभी तो आप आईपीएस अधिकारी हैं, उस समय बहुत सामान्य थे, तो ये भी फर्श पर भी बेड तक नहीं मिला था, वो भी एक बड़ा वाकया था जीवन का, जो 2-4 होना पड़ा एक सरकारी अस्पताल में। जी, उस टाइम पे पता नहीं हॉस्पिटल की कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, और एमवाई हॉस्पिटल बीइंग अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी रश होता है, क्योंकि जिसको भी शायद कहीं सुविधा नहीं मिल पाए शायद वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही आता है। तो उस कारण की वजह से बेड नहीं मिल पाया, फर्श टॉयलेट के सामने फर्श पे रहे थे, तो वो एक काफ़ी इम्पैक्ट डाला कि इतना सेटअप होने के बाद में भी, और अगर एक इंसान जिसके साथ कुछ नहीं बचा है और आखिरी सहारा वही है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, और वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो अंदर से वो झंझोड़ के रख देता है आपको, और वही हुआ, और वही आज तक भी मुझे याद आता है हमेशा जब भी मैं किसी ऐसे इंसान को दिक्कत में देखता हूँ। तो 12th बोर्ड के बाद पिता का निधन भी हुआ, वो समय तो करियर का मेन टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि अब आप जेई क्लियर करना है, फिर आपको दूसरा कॉलेज पकड़ना है, आगे की तैयारी करना है। वो समय कैसा रहा, क्योंकि उस समय जेई के एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी कर रहे थे? तो मेरे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे उसके 7 दिन पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि आप पिताजी को आप कुछ बचाया नहीं जा सकता, तो आप जितना सेवा कर सकते हो उतना करिए। हम लोग उसी चीज़ को लेके चल रहे थे, और मैंने जेई मेंस का, मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, जेई मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और उसके बाद में 24 अप्रैल को इलेक्शंस थे एमपी में। उस दिन पापा की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में, अब क्योंकि मैंने मेंस तो दे दिया था, बोर्ड का रिजल्ट भी आने वाला था, तो अब दिक्कत ये हो गई कि क्या करूं, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे जो करने होते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट भी आ चुका था, तो मेरा हो भी चुका था। आई थिंक तीसरा दिन था जिस दिन रिज़ल्ट आया पापा के डेथ के। तो अब उस टाइम पे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि अगर इस टाइम पे अगर मैं शायद अब पीछे हट गया आईआईटी से, तो शायद ये बहुत बड़ा चोट पहुंचाएगा करियर को भी और साथ में मोराल को भी, क्योंकि अब जब 2 ही लोग बचे हैं, तो अगर एक भी डाउन हो गया तो दूसरा भी डाउन होना पक्का है। तो उस टाइम पे फिर मैं मम्मी से बात किया, मम्मी ने कहा कि नहीं, कोचिंग जाओ, जो भी आप आके यहाँ पे करो। तो मैं वही करता था कि जो भी रिचुअल्स है वो करके मैं कोचिंग चला जाता था। तो 10-12 दिन वैसे ही किया,
काफ़ी लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखिए दुख सबको होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख था और इतना दुख था कि मैं शायद रोया नहीं हूँ। उस टाइम मैं रोया नहीं, मैं बस रोक के रखा, क्योंकि मैं अगर उस टाइम पे अगर मैं रो देता तो मेरी मम्मी वीक हो जाती। पर ठीक है, वो जो दिक्कत वाली चीज़ें थी उसी से सीखने को मिला और फिर उसके बाद में फिर एग्ज़ाम दिया, जे एडवांस का रिजल्ट आया, हो गया, लेकिन जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। आईआईटी खड़गपुर में एक ब्रांच मिल रहा था मुझे बायोटेक, पर आई डोंट वांटेड दैट ब्रांच। तो इसलिए फिर मैंने फिर से मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि मम्मी एक बार एग्ज़ाम देने दो। मम्मी सेड ओके आप एग्ज़ाम दे दो, तो स्कॉलरशिप भी मिल ही गया था उस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर से 1 साल घर पे रह के मैंने आईआईटी की तैयारी करा, फिर फाइनली आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया। 6 क्लास में जब आप थे शायद तब से मदर ने काम करना शुरू किया था, और बहुत बड़ी कोई जॉब नहीं थी, मेडिकल स्टोर में डेटा एंट्री जो हम करते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती होगी सर, और आईआईटी खड़गपुर भी रिजेक्ट कर दिया आपने, तो ये खर्च, क्योंकि आईआईटी का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, कैसे उस समय दिमाग में आया कि कर सकते हैं, क्योंकि सेविंग्स भी पिता की खर्च बीमारी में ही लग गई, तो पैसा कुछ बचा नहीं होगा उस समय। कोचिंग में जब मैं ड्रॉप लिया उस टाइम पे कोचिंग में मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। मुझे हार्डली 3 या 4 हज़ार फीस भरना पड़ा था पूरे साल के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था उसमें। अब जब आईआईटी में गए तो वहाँ की जो फीस थी उसके लिए मैं बच्चों को पढ़ा दिया करता था, उससे जो पैसा इकट्ठा हुआ एक, और दूसरी चीज़ थी स्कॉलरशिप। आईआईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती, तो मुझे मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भी मिल गया था, तो उससे मैनेज होके हो जाता था कि मुझे घर पे फ़ोन ना करना पड़े पैसे के लिए। तो इसी तरीके से चला है कि बच्चों को पढ़ा के और स्कॉलरशिप के थ्रू। आईआईटी मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग लेने का कुछ खास कारण? एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग से शायद उतना मेरा लगाव नहीं था, मैं सच कहूँगा तो। मेरा लगाव था आईआईटी बॉम्बे से, क्योंकि आप जब भी आईआईटीज़ के बारे में सुनते हैं तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, इन कॉलेजेस के नाम काफ़ी ऊपर उभर के आते हैं, और बीइंग बेस्ट इन द लोकेशन, आईआईटी बॉम्बे का लोकेशन जो है बिल्कुल बेस्ट लोकेशन है इंडिया में, तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा नए लोगों से मिलते हो। तो मेन फोकस था कि शायद ऐसी जगह पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लोगों से मिल पाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगा, और साथ ही साथ जो आप वहाँ पे सीखेंगे, जो पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, वो शायद आपको आगे तक काम आएगी। तो मेन मोटो था कि वहाँ से कॉन्फिडेंस गेन करना, आईआईटी बॉम्बे का टैग लेके। एक ये भी बात आती है सर कि आईआईटी मुंबई जब जब जेईई का पेपर बनाता है, उस समय जो प्रतिभागी होते हैं, जो पेपर देते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्या ये माना जाता है? क्योंकि उस दौरान 2015 में ये इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ था। जी, तो अभी जैसे लास्ट ईयर भी जो जेईई हुआ उसमें भी सेम हुआ है। जब भी आईआईटी बॉम्बे पेपर बनाता है तो वो मोस्टली क्या करता है, नेगेटिव मार्किंग हर जगह कर देता है। इट प्लेज विथ योर साइकोलॉजी, वो प्ले करते हैं कि आपका साइकोलॉजी कितना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम कोई भी पढ़ के निकाल सकता है, बट साइकोलॉजिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप लाइफ में और भी चीज़ें और आगे कर पाएंगे। तो शायद मुझे लगता है उसी के साथ में आईआईटी बॉम्बे प्ले करता है। मेरे टाइम पे भी यही हुआ था कि जो कट ऑफ जो पहले था, कट ऑफ अराउंड 200 के आसपास कट ऑफ होना था, 170 के आसपास, वो बाद में रिड्यूस होकर अराउंड 130 के आसपास कट ऑफ आ गया था, विच हैपन इन माई केस ऑल्सो। और अभी लास्ट ईयर भी वही न्यूज़ आया था कि डिफ़िकल्ट पेपर की वजह से फिर से कट ऑफ कम हुआ है। 2015 में आईआईटी मुंबई आपने ज्वाइन किया था, और 2018 की जून में आपने फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट किया। वो समय वो होता है सर जब हम कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में या कहीं पर हम थोड़ा सा 2-3 महीने का एक्सपीरियंस लेने के लिए हम जाते हैं। वो समय भी आपने वहाँ नहीं बिताया ये सोच कर कि आपको प्रिपरेशन करना है। क्या उस समय दिमाग में ये ठान लिया था कि आईआईटी मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग पूरी हो ना हो, यूपीएससी पहले करना है? इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगा, एक्चुअली दोनों ही ज़रूरी था, बिकॉज अगर मैं वहाँ से बीटेक की डिग्री नहीं लेता तो शायद मैं एग्ज़ाम नहीं लिख पाता। तो एग्ज़ाम तो मैं मतलब क्लियर कहे, मतलब आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम, साथ ही साथ वो डिसीज़न ऐसा था कि दिमाग काफ़ी क्लियर हो चुका था 3rd ईयर तक आते आते। उसके पहले हमारे यहाँ पे ग्रुप भी है, ग्रुप ऑफ रूरल एक्टिविटीज़, उससे मैं झाबुआ भी गया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें देखी, और जो इनहेरेंट मोटिवेशन था पिताजी की वजह से वो भी था। तो इन दोनों का डिसाइड करके मम्मी से पूछा कि अब अगर मैं प्लेसमेंट और इंटर्नशिप नहीं करूं और सीधे ये एग्ज़ाम दे दूं तो ठीक रहेगा क्या? तो मम्मी ने कहा तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उन्होंने मोराल को स्ट्रॉन्ग रखा कि ठीक है तुम्हें जो लगता है ठीक करो, और मैंने भी फिर उसी हिसाब से, मम्मी ने कहा था कि ऐसे करना है तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, एक ही अटैम्प्ट चाहिए एग्ज़ाम के लिए। यही वर्ड्स थे मेरे। अगर आप अभी भी कभी आपको मतलब बात करने का मौका मिलेगा तो आपको यही पता लगेगा कि मैंने बस यही कहा था कि एक अटैम्प्ट चाहिए मुझे, मैं एक अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लूँगा। तो वही कॉन्फिडेंस था मम्मी ने जो मुझे दिया था, तो इसलिए मैंने फिर इंटर्नशिप भी नहीं करी और नहीं प्लेसमेंट में बैठा। जब प्लेसमेंट सीज़न था उस टाइम पे मैं घर पे आ गया था, इंटर्नशिप सीज़न पे मैं जो मुझे केमिस्ट्री ऑप्शन था उसका प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली 1-2 महीने के लिए चला गया था। यूपीएससी के लिए जो प्रिपरेशन के लिए लोग जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपको ये जानकर बहुत अचरज होगा, अचंभा होगा कि मयंक गुर्जर जी जब पहुंचे दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो पैसे नहीं थे, तो वहीं की बेंच में कई दिन उन्होंने बेंच पर सोकर गुजारे। अब वो समय याद आता है सर कि वो क्या समय था और आज क्या समय है? बिल्कुल याद आता है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे ही कोचिंग में घुसा
मैंने बात करी, सर ऐसा कोचिंग करना है। वो बोले ठीक है। फिर मैं बोला सर अभी रहने को कुछ घर नहीं है, तो 3-4-5 दिन आप जितना टाइम मुझे यहाँ पर रहने दें, मैं आपकी कोचिंग में बेंच पर रह लूँगा। तो बोलते कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होगी। याद आता है वो टाइम, क्योंकि शायद वही सब टाइम है जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपका व्यक्तित्व बताता है कि आपके लिए बाकी चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं थी शायद उस टाइम पे। उस टाइम मेरा गोल सिर्फ एक ही थी, यूपीएससी करना है। तो अब यूपीएससी अगर गोल है तो बाकी जो चीज़ें वही मटेरियल हो जाती हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना दर्द है, कितना टेंशन है, या फिर आपके पास रहने की जगह है कि नहीं। अभी शायद फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उस टाइम पे उस चीज़ का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब किसी इंसान का मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो शायद उसी समय पे वो यूपीएससी भी शायद वही चाहता है कि आप जब तक यूपीएससी नहीं करें, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ सोचें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। अब ये छोटी सी चीज़ हो सकती है शायद तक कि कॉम्प्रोमाइज़ करना कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, बट उसी से आपका पर्सनैलिटी दिख जाता है। अप्रैल 2019 में जब सेमेस्टर का एंड था, तो उस समय रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना एक अमूमन लगातार आपने किया सर। ये कार्यक्रम बेसिकली है ही उन प्रतियोगियों के लिए जो प्रतिभागी रहते हैं यूपीएससी में, पीएससी में। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर, क्योंकि ये आपके जीवन के बारे में जितना मैंने जाना, पैसा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ठीक है थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या करना चाहिए ऐसे एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करते हैं? देखिए मेरा ये मानना है, जब भी मैं किसी बच्चे से बात करता हूँ यूपीएससी वाले, तो मेरा सिंपल सबसे पहला सवाल रहता है वाई क्यों? क्योंकि अगर आप एप्पल का आइडियोलॉजी देखेंगे, एप्पल एज ए कंपनी, उनके प्रोडक्ट्स के पीछे वो वाई है सबसे पहले कि हमें एप्पल का कोई प्रोडक्ट लाना तो क्यों लाना है, उसका रीज़न क्या है। दे वांट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि उनका कस्टमर ईज़ पर है। वैसे ही लाइफ में किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि वाई डू यू वांट टू परस्यू समथिंग। मेरे केस में था कि पिताजी की जो दिक्कतें देखी वो, एंड आई वांटेड टू हेल्प सोसाइटी इन अ वे। तो वो जो रीज़न था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब शायद बहुत प्रतिभागियों में ऐसा होता है कि उनका जो वाई है वो क्लियर नहीं होता है। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बट उन्हें पता ही नहीं होता वो कर क्यों रहे हैं, और उसी कारण शायद तक उतना डेडिकेशन और उतना फोकस नहीं आ पाता है। तो मेरा सबसे पहला तो यही कहना रहेगा कि आप सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको एग्ज़ाम देना ही क्यों है, और वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। मतलब शायद हम लोग हंस लें किसी रीज़न पे, ऐसा भी रीज़न हो सकता है, पर रीज़न कुछ भी हो सकता है, बस वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि यूपीएससी में इन जनरल अगर आप देखेंगे दिल्ली में या फिर किसी भी जगह पे, कंटेंट ओवरलोड है। मतलब एक चीज़ के लिए 100 मटेरियल पड़ा है आपके पास में। तो आपका स्ट्रेटजी जो आप बनाते हैं या फिर कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, वो आपका डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं किताबों को लेके आपको आखिर तक जाना है। तो वाई के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंस बस ये आता है कि अब आप उसको कैसे करेंगे, और कैसे करेंगे वो स्ट्रेटजी अगर आपकी खुद की हो, किसी टॉपर से कॉपी नहीं की हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद कॉन्फिडेंट रखें कि मेरी स्ट्रेटजी है। प्री तो आपने क्लियर कर लिया। मेंस बहुत टफ माना जाता है क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है सर आपको। तो वो उस समय रात में 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना, लगातार 2 महीने से ज़्यादा ये समय चला, और शरीर की भी अपनी एक क्षमता होती है। एग्ज़ाम जब हुआ तो बहुत दिक्कतें हुई उन सब चीज़ों को लेकर? जी, तो एक्चुअली मेरा जो आपने बताया टाइम वैसे था, रात को 2 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं बहुत ज़्यादा करता था, मतलब पर डे अराउंड 10 क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, वो पक्का था। साथ ही साथ एथिक्स की केस स्टडी अलग से करूंगा, वो भी पक्का था। मैंने इकट्ठी करके रखी थी, वो भी फ्री केस स्टडीज़, ऑनलाइन जो मटेरियल अवेलेबल था, आई कंपाइल्ड इट एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट। तो अब क्योंकि इतना एग्जॉस्ट कर रहा हूँ मैं अपने आप को, तो आखिर में एग्ज़ाम के 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, और उसकी वजह से हॉस्पिटल में, जो पास ही आईआईटी दिल्ली में एक हॉस्पिटल था, आईआईटी दिल्ली का ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़ा। वहाँ से हॉस्पिटल से आया तो हाथ में काफ़ी दर्द हो गया, जो मेरा राइटिंग हैंड था। पर शुरू के 2 दिन एग्ज़ाम के थे वो निकल गए, पर जब दूसरे वाले दिन की शाम को आया तो ये हाथ वर्क करने ही बंद कर दिया था। अब जैसे ही मैं एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट करता हूँ, उसी टाइम पे वो और ज़्यादा दुखने लगा कि अब नहीं लिख पाऊँगा मैं एग्जामिनेशन। मुझे लगा शायद अब दिक्कत है। तो उस टाइम पे देन आई रियलाइज़ कि नहीं, अब दर्द जितना भी हो, मुझे दर्द के ऊपर तो आना है। और शायद वो बचपना था मेरा कि मैंने अपनी जो फिंगर्स हैं उनको फिर दाँत से चबा लिया। आसपास एग्जामिनर देख के भी सोचने लग गए कि ये क्या कर रहा है, बट मैंने उनको कहा कि सर दर्द कर रहा है तो और दर्द हो जाए जितना होना है। और उसके बाद में कंटिन्यूसली वो दर्द भी करता रहा, बट आई केम ओवर इट कि ठीक है, लिखता रहा, और कैसे तैसे फिर एग्ज़ाम्स, मेंस का एग्ज़ाम तक वो दर्द करता रहा, लेकिन मैं लिखता रहा और एग्ज़ाम निकल गया। तो उससे ये सीखने को मिला कि अब डिफ़िकल्टी और थी, और चुनौती थी। अब तो एग्ज़ाम हॉल में ही बैठे हैं आप, लेकिन फिर भी आप अपना मोटो डाउन ना होने दें, अपना मोटिव ना भूलें। और एग्जामिनर एक्चुअली लास्ट डे पे मुझे कहे हैं जब मैं बाहर कि सर आपके जैसा सनक बहुत कम लोगों में दिखा है मुझे आज तक। वो 5-6 साल से वो मतलब चेकिंग के टाइम पे रहते हैं एग्ज़ाम रूम्स में।
तो बोले कि बहुत सालों से सर ऐसे लोग नहीं दिखे जो इतना पागलपन दिखा दें उस परीक्षा के लिए। इंटरव्यू का भी वो प्रकरण कुछ याद आता है जब आपसे कुछ ऐसे सवाल किए गए जिसको लेकर आपको ये लगा कि यहाँ से कहीं वापस तो नहीं लौटना पड़ेगा, कुछ ऐसा कोई सवाल आपको याद होता हो स्लम को लेकर कुछ इस प्रकार का? तो जो मेरे चेयरमैन थे इंटरव्यू बोर्ड के, उन्होंने मुझे कह दिया कि आप स्लम में रहे नहीं हो। एंड देन ही स्टार्टेड क्रॉस एग्जामिनिंग कि मैं रहा हूँ कि नहीं रहा हूँ। तो वो काफ़ी संख्यात्मक सवाल पूछने लग गए कि कितने घर हैं, रोड कितना बड़ा था, छपरा था कि थपरा था, ऐसे सवाल पूछने लग गए। उन्होंने 10 लगातार सवाल ऐसे करे कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक। मैं आंसर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस टाइम मुझे लगा कि सर को डाउट क्यों हो रहा है ऐसा। फिर वो मुझे फिर बोल दिया कि तुम रहे नहीं हो। मैं देन आई टोल्ड हिम कि सर मेरा जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ है शायद, और मैं इस चीज़ में झूठ नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने ये सुना, उन्होंने बोला योर इंटरव्यू इज़ ओवर। उसके बाद में मैं जब वहाँ से थैंक यू बोल के उठा, बाहर निकल रहा था, देन ही कॉल्ड मी अगेन पीछे कि मयंक, मैंने बोला जी सर बोलिए। बोलते जय हिंद। तो दैट इज़ अ इंसिडेंट विच आई रिमेंबर फॉन्डली। और शायद मैं कभी अपने जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन उनसे मिलूंगा तो शायद पूछूंगा भी कि सर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, अगर उन्हें याद होगा तो इट वॉज अ इंसिडेंट विच आई रिमेंबर। उसका रिजल्ट आने में भी समय लगा होगा सर, लेकिन कोविड का समय उस समय शुरू हो गया था और टोटल सेविंग 15 से 20 हज़ार रुपये बची थी। वो भी एक बार दिमाग में आया था अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या? जी, तो ये ऐसा वाक़या था कि अराउंड अप्रैल एंडिंग और मार्च में उस टाइम पे मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। तो उस एजुकेशन लोन का जो किस्त होता है वो उन्होंने काट लिया बैंक वालों ने। अब 15,000 थे अकाउंट में, 7,000 काट लिए, 7,000 बचे हैं। मम्मी को जॉब पे नहीं जाने दे रहा था मैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी थी कि अगर कुछ हो गया उन्हें तो फिर घर में सिर्फ 2 ही लोग हैं, अगर उसमें से भी एक को कुछ हो गया तो फिर फैमिली इज़ ओवर। तो उस टाइम पे फिर प्रेशर तो बहुत आ गया था, बहुत टेंशन भी था, क्योंकि कोविड का टाइम वैसे ही अनसर्टन था। तो उस अनसर्टेनिटी में और ऐसा प्रेशर आना बहुत डिफ़िकल्ट था। बात करके लोगों से वो पैसा वापस तो हो गया, रिवर्ट हो गया, बट स्टिल उस टाइम मैं रियलाइज़ किया कि बेबसी क्या होती है जीवन में, कि आपके पास कुछ रिसोर्स नहीं है, अब आपके पास कोई, आपके ऊपर भी कोई नहीं है, आप घर में 2 ही लोग हो, और जब आपके साथ ऐसा हो जाता है तो देन यू कैन कनेक्ट कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं शायद तक जिनके पास उतना भी पैसा नहीं होता है, और उनका जो पैसा जो कम पैसा होता है वो भी जब उनसे कोई छीन लेता है उनको कैसा लगता होगा। तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। फाइनली रिजल्ट आ गया, खुशी हुई मन में जब रिजल्ट आया। माताजी को उसी दिन से जॉब छुड़वा दी आपने? जी, तो उस टाइम ऐसा था कि जैसे रिज़ल्ट आया तो मेरे जो कज़न्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ में मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा था, लूडो खेल रहा था। तो मेरा भांजा बोला कि मामा जी अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप मुझे कार दिला दोगे, छोटी वाली? मैंने बोला हाँ ठीक है दिला दूँगा। और जस्ट उसी टाइम पे क्या हुआ, मुझे फ़ोन आया कोचिंग से दिल्ली, मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे, कि तुम्हारा हो गया है। आई डिडंट रियलाइज़ कि मेरा हुआ है। मैंने कहा सर आप झूठ बोल रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में, कैसे हो जाएगा? बट वो बोले तुम्हारे ही नाम मयंक गुर्जर है ना भाई? मैंने बोला हाँ सर। फिर बोले रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर बोला। फिर देन आई चेक माई सेल्फ एंड इट वॉज अ मोमेंट कि यस व्हाट आई सेड आई डिड, कि जो मैं चाहता था वो हो गया। और अभी जो इश्यूज़ थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिफ़िकल्टी थी, जो 2014 के बाद से देख रहे हैं, फिर उसके पहले से देख रहे हैं, अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। और उस टाइम पे मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, पूरी कॉलोनी में आवाज़ थी, मम्मी को लगा ये पागल तो नहीं हो गया है। बट इट वॉज़ अ मोमेंट विच आई रिमेंबर फॉन्डली, क्योंकि जब आप समझिए कि आप अभी सबसे नीचे तबके पे थे और अभी आप एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, और वही आपका ड्रीम था शायद तक, तो वो खुशी होती है, वही खुशी थी। देन आई सेड मम्मी कि अब बस हो गया मम्मी, अब और दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप जॉब पे नहीं जाओगे। काफ़ी चेरिशिंग मोमेंट था, काफ़ी हैप्पी मोमेंट था। उसके बाद में तो यू नो व्हाट हैपेंस। तो आईपीएस बनने के बाद रिश्तों की भी बाढ़ सी आ जाती होगी, क्योंकि लड़का हर कोई को चाहिए कि आईएएस आईपीएस मिले। क्या मन में ये था कि आईपीएस में हूँ तो कोई आईएएस या आईपीएस ही मुझे चाहिए शादी करने के लिए, या कुछ और मन में आई, क्योंकि अभी अगले महीने शादी भी है आपकी? मेरा पर्सनली मानना ये था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मम्मी है। तो मेरा ऐसा मानना था कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो शायद तक उस चीज़ को समझे कि मेरे लिए मेरी मम्मी इंपॉर्टेंट है, उनका वैसे ही ख्याल रखे कि जैसे वो उन्हीं की मम्मी। तो यही सोचते हुए मेरा पहला मोटो ये था कि मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उनको भी समझे और मुझे समझे। और दूसरा था कि क्योंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही था, तो आई वांटेड अ पर्सन कि जो मेरी जैसी स्थितियों में ही रहा हो शायद तक, क्योंकि शायद उसके ऊपर मैं शायद तक उतना मैच्योर नहीं हूँ उस चीज़ को समझने के लिए। बट मेरे हिसाब से ऐसा था कि मेरे बराबर का ही अगर इंसान मेरे साथ आएगा तो शायद वो ज़्यादा अच्छे समझ पाएगा। तो वही सोचते हुए फिर मैंने अपना जीवन साथी डिसाइड किया। डोंगरगांव रहे सर आपने, 50 लाख के कैमरे का एक प्रोजेक्ट बहुत लोग अभी भी याद करते हैं, और अब तो आज़ाद चौक सीएसपी की जवाबदारी संभाल रहे हैं, और थोड़े दिन बाद किसी न किसी ज़िले के एसपी भी होंगे।
क्या मन में है सर, क्योंकि जब हम जॉब में आते हैं तो कुछ ना कुछ हम तय करके आते हैं। आखिरी सवाल मेरा वही रहेगा, क्या तय करके रखा है आगे के करियर के लिए कि कहाँ तक पहुँचना है और किस तरह से लोगों की मदद करनी है? देखिए, फ्रॉम द वे ऑफ पुलिसिंग अगर मैं समझूं तो मेरा पर्सनली मानना यही है, जितना मैं समझाऊँ इस टाइम में, कि बेसिक पुलिसिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस टेक्नोलॉजी का साथ उस बेसिक पुलिसिंग में अगर हो जाए तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसी से शायद तक हम क्राइम और बाकी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला मेरा यही मानना है कि आगे जाके जैसे जब मेरे को शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो माई फोकस विल ऑलवेज बी ऑन बेसिक पुलिसिंग को स्ट्रेंथन करना, एंड टेक्नोलॉजिकली जो चीज़ें एमएचए से आती हैं, फिर जो अपने स्टेट गवर्नमेंट से जो इनिशिएटिव्स आते हैं, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना ताकि उसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई अच्छा इंसान है पुलिस स्टेशन आता है, उसके साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए। जो क्रिमिनल है उससे सज़ा मिलनी चाहिए, और जितनी स्ट्रॉन्ग सज़ा मिले उतनी स्ट्रॉन्ग मिलना चाहिए, लेकिन जो मासूम है, जिसने शायद कुछ नहीं किया है, उसे कभी भी गलत तरीके से उसे इम्प्लिकेट न किया जाए या फिर उसे कभी गलत सज़ा न मिल जाए। यही मेरा गोल है मोटा मोटा। बाकी अगर आप समझेंगे कि पुलिसिंग तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राजनांदगांव में, तो वहाँ के चैलेंजेस अलग हैं, रायपुर के चैलेंजेस अलग हैं, और बाकी जगहों के चैलेंजेस अलग हैं। तो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न पे अपन लोग काम नहीं कर सकते हैं। वो समझना होगा कि वहाँ पे जाके कि वहाँ के नीड्स क्या हैं, वहाँ पे किस तरीके के अपराध हैं, किस तरीके की ज़रूरत है, उसी हिसाब से उसे सॉल्व करा जाएगा। तो वैसे ही आगे जाके और जर्नी बनेगी। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पुलिस फोर्स का वेलफेयर, क्योंकि हमारा जो कांस्टेबल है वो सुबह से लेकर शाम तक जॉब करता है, उसे बहुत प्रेशर्स होते हैं, सारा काम वही करता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि उसके परिवार को, उसके जो बच्चे हैं और जो भी अपना लोअर फोर्स, उनके जो भी बच्चे हैं जो सबऑर्डिनेट फोर्स है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें जो भी हम हेल्थ बेनिफिट्स दे पाएँ वो दे पाएँ, और साथ ही साथ उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकें पुलिसिंग के लिए, और उनकी लाइफ को थोड़ा बदल सकें पॉजिटिव वे में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। तो आपने सुना मयंक गुर्जर साहब को। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ तय करके रखी तो वो होगी, लेकिन आपको तय करना ज़रूरी है और उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। जिन परिस्थितियों में मयंक गुर्जर ने आईपीएस क्लियर किया, वो परिस्थितियां आपने सुनी। बहुत पैसे भी जिसके पास होते हैं वो भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाता। मतलब साफ है, आपको मेहनत के साथ साथ अपना गोल तय करना पड़ेगा और उसके लिए अपना 100% देना पड़ेगा। संडे मंडे कुछ नहीं होता। अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको 24/7 अपना उसके लिए देना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में संघर्ष के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। तो अफसरनामा में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।